यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब आरव ने तलवार पकड़ी और तलवार इंटेंट का उपयोग किया तो उसका प्रभावशाली और जबरदस्त तेज अत्यंत उग्र हो गया। कभी कभी संयुक्त ज्योति तलवार से सुनहरी तलवार की कुछ लपटें निकलकर जमीन पर उतरती थीं। हर बार ऐसा होने पर जमीन पर कुछ गहरे काले छेद दिखाई देते थे। ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक। एक जोरदार गर्जना के बीच आरव ने अपने हाथ में संयुक्त ज्योति तलवार पकड़ी और दूर खड़े बैंगनी लबादा पहने युवक की ओर वार किया। एक ही पल में संयुक्त ज्योति तलवार की नोक से सुनहरी तलवार की दो लपटें विस्फोटक रूप से बाहर निकलीं। उसी समय उसका रूप चमका और तलवार से कई परछाइयां पीछे छूट गईं, जैसे ही वह बैंगनी लबादा पहने युवक की ओर लपका। शायद दूसरे लोग डार्क बिस्ट का सामना करते समय लंबी दूरी की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन आरव की राय में वह नजदीकी युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त था। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति विरोधी के बचाव में घुस सकती थी। अपनी तलवार इंटेंट के बल से सुनहरी तलवार की लपटें और भी पैनी और तेज हो गईं। एक सांस लेने के समय से भी कम समय में तलवार की लपटें लगभग 30 मीटर की दूरी तय कर चुकी थीं और युवक के सामने आ पहुंची थीं। युवक ने ठंडी आवाज में गुर्राया और एक साधारण मुक्का मारा। बैंग! आरव की सुनहरी तलवार की लपटें तुरंत हवा में बिखर गईं, जबकि युवक का भाव थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसकी मुट्ठी पर खून के दो लाल निशान उभर आए थे। जैसा कि तलवार इंटेंट से अपेक्षित था, यह वास्तव में बहुत पैना है, युवक ने धीमी आवाज में कहा, और फिर उसका रूप आरव की ओर तेजी से लपका। जब आरव ने युवक को विस्फोटक रूप से अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव आया और उसने अपनी तलवार निकालकर तेजी से युवक पर वार किया। इस क्षण आरव के तलवार इंटेंट और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के बल से संयुक्त ज्योति तलवार ने वास्तव में भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। यह इतनी तेज थी कि इसने कई आभासी परछाइयां छोड़ दीं और इतनी जबरदस्त थी कि इसके आगे अंतरिक्ष भी थोड़ा हिल गया। युवक ने इस हमले से न तो बचाव किया और न ही इसे रोकने की कोशिश की। उसने इसे अपने सिर की ओर वार करने दिया, जबकि उसकी मुट्ठी सीधे आरव की छाती पर जा लगी। क्या वह अपनी जान के बदले मेरी जान लेने का इरादा रखता है? यह सवाल आरव के मन में बस एक पल के लिए कौंधा। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं था कि युवक इतनी मूर्खतापूर्ण चाल चलेगा। अगर ऐसा नहीं था तो युवक को अपने बचाव पर पर्याप्त विश्वास था। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि युवक के सिर का बचाव इतना जबरदस्त होगा कि वह उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और तलवार इंटेंट के पहले स्तर से मिले वार का विरोध कर सके। क्लांग! आरव का तलवार का वार सीधे युवक के सिर पर लगा। हालांकि युवक का सिर दो हिस्सों में बंटने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके विपरीत आरव की तलवार वापस उछल गई। बैंग! ठीक इसी क्षण युवक की मुट्ठी आरव की छाती पर मजबूती से लगी। जब आरव पर यह वार लगा तो उसका भाव तेजी से बदला और उसका शरीर तुरंत धनुष की तरह मुड़ गया। उसके पैर जमीन को खरोंते गए और उसका शरीर हवा में उड़ गया और वह लगभग 60 मीटर उड़ने के बाद आखिरकार रुका। इस क्षण आरव के मुंह के कोने से खून की एक बूंद धीरे धीरे बह रही थी। दूसरी ओर युवक के माथे पर 1 सेंटीमीटर गहरा निशान दिखाई दिया था। हालांकि उससे खून नहीं बह रहा था। युवक ने आरव को देखा और पहली बार उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने कहा, अयस्क वानर कबीले का सबसे मजबूत बचाव हमारे सिर पर होता है। यहां तक कि एक मनुष्य आत्मिक स्तर विशेषज्ञ को भी मेरे सिर को नुकसान पहुंचाना मुश्किल लगेगा। फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे बचाव को भेद पाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तलवार इंटेंट से संबंधित है,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा भी श्रेय की हकदार है। क्या तुम्हारी वह सुनहरी गूढ़ ऊर्जा इंसानों के पास मौजूद पंच तत्वों की पौराणिक गूढ़ ऊर्जा है? जब युवक बोल रहा था तो आरव ने स्पष्ट रूप से देखा कि जो निशान उसने युवक के सिर पर छोड़ा था वह गायब हो गया था। इस क्षण युवक का सिर पूरी तरह से ठीक हो गया था और इस खोज ने आरव के भाव को एक बार फिर गंभीर कर दिया। तो वह अयस्क वानर कबीले से है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है। आरव ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मेरी गूढ़ ऊर्जा पंच तत्वों की गूढ़ ऊर्जा में से नहीं है। यह एक विभिन्न गूढ़ ऊर्जा है, लेकिन इसकी शक्ति पंच तत्वों की गूढ़ ऊर्जा से कम नहीं है। यह पंच तत्वों की गूढ़ ऊर्जा नहीं है। युवक चकित रह गया और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है इंसान, तुम भी मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो। मुझे विश्वास है कि हम दोनों के पास एक दूसरे से पूछने के लिए कई सवाल हैं। आरव ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, अफवाह के अनुसार तुम्हारे डार्क बिस्ट साम्राज्य में एक असाधारण असुरतुल्य प्रतिभाशाली प्रकट हुआ है। क्या तुम अधिक जबरदस्त हो या वह? जब युवक ने यह सुना तो उसकी पलकें फड़क उठीं। वह थोड़े समय के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, वह है। इस बार यह आरव की पलकें थीं जो फड़क उठीं। इस बैंगनी वस्त्र पहने युवक की शक्ति पहले से ही इतनी जबरदस्त थी और युवक अभी तक अपने मूल रूप में नहीं लौटा था। अगर युवक अपने मूल रूप में लौटता तो शायद आरव को इस युवक का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार इंटेंट के दूसरे स्तर का उपयोग करना पड़ता। लेकिन ऐसा विशेषज्ञ वास्तव में उस दूसरे प्रतिभाशाली से कमजोर होना स्वीकार करता है। वह प्रतिभाशाली कितना जबरदस्त है? बैंगनी लबादा पहने युवक ने आरव पर एक नजर डाली और कहा, मुझे पता है कि तुमने अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। नहीं, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। क्या ऐसा है? आरव न तो सहमत हुआ और न ही असहमत। वह घमंडी नहीं हो रहा था, लेकिन वास्तव में उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी जो उसके समान साधना के स्तर पर था। युवक ने कुछ सोचा और उसने बैंगनी मिंक को देखा और कहा, बेशक तुम्हारे पास उसकी सहायता है, इसलिए वह भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हुए यह मुझे एक तरफ व्यस्त रखता तो शायद मेरे पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। आरव ने अपने कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे डार्क बिस्ट साम्राज्य का वह असुरतुल्य प्रतिभाशाली इसके मुकाबले कैसा है? बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं, फिर उसने युवक को देखा और फिर उसने अपने छोटे छोटे पंजों को हवा में लहराया, जबकि उन पर हल्की बैंगनी रोशनी चमक रही थी। युवक की पलकें फड़क उठीं। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने कहा, अगर शक्ति की बात करें तो वह अधिक जबरदस्त है, लेकिन अगर रहस्यमयता और असाधारणता की बात करें तो तुम्हारे कंधे पर बैठा छोटा साथी श्रेष्ठ है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि चाहे वह इंसान हो या डार्क बिस्ट, आत्मिक स्तर से नीचे कोई भी, दोनों तुम्हारे कंधे पर बैठे उस छोटे साथी से लड़ना पसंद नहीं करेंगे। यह सुनकर आरव खुद को हंसने से नहीं रोक सका। दरअसल दूसरों की तो बात ही छोड़ो, मैं भी छोटे साथी से लड़ना पसंद नहीं करता। क्या मजाक है? छोटे साथी के साथ लड़ाई ऐसी होनी तय है जिसमें मैं सिर्फ नुकसान उठा सकता हूं। छोटे साथी की टेलीपोर्ट करने की रहस्यमय क्षमता के साथ
केवल एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ ही शायद छोटे साथी को पकड़ पाएगा। ठीक इसी क्षण युवक ने अचानक कहा, अफवाह के अनुसार तुम्हारे मानव संसार में एक असुरतुल्य प्रतिभाशाली प्रकट हुआ है, जिसके युद्धदेव बनने की सबसे अधिक संभावना है। क्या यह सच है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा एक व्यक्ति है। वह आदित्य विद्यालय का एक शिष्य है जिसे अद्वय कहा जाता है। हालांकि मैंने उससे कभी नहीं मिला हूं क्योंकि उसने महाचिन साम्राज्य से आरोहण पर्वत श्रृंखला तक पैदल यात्रा की और उसने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग नहीं किया। उसकी शक्ति के बारे में मुझे भी नहीं पता है। युवक ने कहा, मुझे खबर मिली है कि एक इंसान इस जगह से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला पर मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के राजास्तर डार्क बिस्टों को मार रहा है। उससे सामना करने वाला एक भी राजास्तर डार्क बिस्ट जीवित नहीं बच पाया और कुछ तो तुरंत ही नष्ट हो गए। मुझे लगता है कि वह आदित्य विद्यालय का वह प्रतिभाशाली है जिसे अद्वय कहा जाता है। मैं बस उसकी ओर दौड़ने वाला था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे मिलूंगा। आरव ने अचानक कहा, तुम इंसानों के प्रति वास्तव में शत्रुतापूर्ण नहीं लगते। इंसानों और डार्क बिस्टों के बीच संबंध हमेशा से ही भयानक रहे हैं और यह एक सामान्य ज्ञान की बात थी। हालांकि यह रूपांतरित डार्क बिस्ट उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता था। युवक ने बैंगनी मिंक पर एक नजर डाली और फिर उसने कहा, किंवदंतियों के अलावा मैंने कभी किसी राजास्तर डार्क बिस्ट को पहला कदम उठाकर किसी इंसान के पक्ष में रहते हुए नहीं देखा। इसके अलावा यह इतना रहस्यमय और असाधारण राजास्तर डार्क बिस्ट है कि मुझे भी इसके पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता है। चूंकि इसने तुम्हारे पक्ष में रहना चुना है, तो मुझे लगता है कि तुम वह इंसान नहीं हो जो डार्क बिस्टों को अंधाधुंध मारता है। बस इसी वजह से आरव चकित रह गया। युवक ने आरव की ओर उदासीनता से देखा और कहा, अगर वह नहीं होता तो मैं तुम्हें मार डालता, भले ही तुम डार्क बिस्टों को अंधाधुंध मारते हो या नहीं। आरव मुस्कुराया और कहा, यह काफी ईमानदार है। मेरा एक और सवाल है। केवल आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट ही मानव रूप धारण कर सकते हैं, फिर भी तुमने आत्मिक स्तर प्राप्त किए बिना ही रूप बदल लिया है। क्यों? युवक ने बैंगनी मिंक पर एक नजर डाली, एक पल के लिए संकोच किया और फिर कहा, रूपांतर जड़ी बूटी एक डार्क बिस्ट एक निम्न स्तर की दिव्यस्तर रूपांतर जड़ी बूटी के साथ पहले से मानव रूप धारण कर सकता है। निम्नस्तर दिव्यस्तर। आरव के मुंह के कोने फड़क उठे क्योंकि वह भी शायद ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर पाएगा। लगता है कि मैं छोटे साथी के मानव रूप में परिवर्तन को अनिश्चित काल तक टाल सकता हूं, लेकिन यह काफी अफसोस की बात है। मैं देखना चाहता हूं कि छोटा साथी मानव रूप धारण करने के बाद कैसा दिखेगा। युवक ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वे दोनों साथी कहाँ गए? आरव ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। लेकिन चिंता मत करो, मेरे साथ रहने से, मेरा मतलब है छोटे साथी के साथ रहने से, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बैंगनी लबादा पहने युवा व्यक्ति ने बैंगनी मिंक की ओर एक नजर डाली और फिर मुड़कर दक्षिण की ओर चलने लगा। हालांकि वह बस कुछ ही कदम चला था कि वह अचानक रुक गया और बोला, मुझे महसूस होता है कि तुम मनुष्यों और हम डार्क बिस्टों के बीच एक विशाल युद्ध होगा, क्योंकि दोनों तरफ एक एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो सभी अन्य प्रतिभाशाली लोगों को आदेश दे सकता है। मुझे बस यही उम्मीद है कि उस समय हम दुश्मन नहीं होंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह युवा व्यक्ति वहां और नहीं रुका और दूरी में लुप्त हो गया। आरव ने छोटे साथी को अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराया।
वह जानता था कि युवा व्यक्ति उससे नहीं बल्कि बैंगनी मिंक से बात कर रहा था। वास्तव में यदि छोटा साथी मनुष्यों की तरफ खड़ा हो जाए तो कुछ राजास्तर डार्कबिस्टों को छोड़कर अन्य राजास्तर डार्कबिस्ट उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव को सहते हुए कैसे लड़ सकते थे। वे बस समर्पण कर सकते थे। युवा व्यक्ति के चले जाने के बाद आरव ने वज्रगरुड़ और अग्निगर्जन शेर को बाहर निकाला और इन दोनों विशालकाय जीवों को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वर्तमान में उसके पास 9 राजास्तर डार्कबिस्ट थे। 9। यह किस तरह की धारणा थी? बेशक उसकी राय में यह अभी भी थोड़ा कम था। क्यों? क्योंकि उसका दुश्मन पुष्प महल था। 9 राजास्तर डार्कबिस्टों की तो बात ही छोड़िए, 90 भी बेकार होते। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, अंत में मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पूरी तरह से पुष्प महल के विरुद्ध जाने में असमर्थ था। भले ही उसे भविष्य में पुष्प महल को हिलाने की अपनी क्षमता पर भरोसा था, लेकिन क्या उसकी मां तब तक इंतजार कर पाएगी? जवाब था नहीं। सरल शब्दों में कहें तो उसे आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान हासिल करना था, क्योंकि ऐसा करने से ही वह आरोहण टोकन प्राप्त कर पाएगा और तभी वह अपने लिए और भी अधिक समय खरीद पाएगा। आरव ने एक गहरी सांस ली जबकि उसकी आंखों से एक ठंडी चमक कौंधी और उसने एक दृढ़ अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए धीमी आवाज में कहा, आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान। जो कोई भी मेरे रास्ते में बाधा डालेगा मैं उसे मार डालूंगा। क्लांग। ठीक इसी क्षण बैंगनी स्पिरिट तलवार ने अचानक एक तलवार का चीत्कार उत्सर्जित किया और फिर उसके भीतर से अचानक बैंगनी प्रकाश की एक लड़ी विस्फोटक रूप से बाहर निकली और आरव को ढक लिया। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना से आरव के कंधे पर रहने वाले बैंगनी मिंक की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने पलक झपकाई इससे पहले कि उसका शरीर चमका और वह सीधे उस बैंगनी प्रकाश के आवरण से बाहर निकल गया। दूसरी ओर आरव ने अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया, जिससे वह बाहर निकलकर बैंगनी प्रकाश की उस परत की ओर धमाका करने लगी। हालांकि बैंगनी प्रकाश बस कांपा लेकिन टूटा नहीं। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अभी अभी अपनी तलवार इंटेंट के दूसरे स्तर का उपयोग किया था। आरव ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं और अपने मन के सभी भटकाने वाले विचारों को त्याग दिया। ठीक जब वह अपने प्रबुद्ध तलवार का उपयोग करने वाला था, उसके हाथ में मौजूद बैंगनी स्पिरिट तलवार अचानक उसकी पकड़ से संघर्ष करके मुक्त हो गई और वह बैंगनी प्रकाश की एक लड़ी में बदल गई जो आकाश में शूट हुई और उसके ऊपर चक्कर लगाने लगी। अचानक आरव एक अजीब स्थिति में प्रवेश कर गया। बैंगनी मिंक जो अपने छोटे पंजे को हिलाने ही वाला था, इस दृश्य को देखते ही अचानक रुक गया और फिर उसकी बैंगनी पुतलियों में एक अजीब सी चमक कौंधी। आरव के कपड़े बिना हवा के धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे जबकि एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर भड़कती हुई लग रही थी। क्योंकि उसे केंद्र मानकर 10 मीटर से अधिक के क्षेत्र में चट्टानें लगातार टुकड़ों में टूट रही थीं और एक सांस लेने से भी कम समय में टुकड़े पाउडर के ढेर में बदल गए थे। दूसरी ओर उसके ऊपर चक्कर लगाने वाली बैंगनी स्पिरिट तलवार प्रसन्न हो रही थी और उस पर बैंगनी प्रकाश की लड़ियां लगातार दिखाई दे रही थीं। छोटा मिंक पहले से ही 30 मीटर से अधिक दूर था, क्योंकि इस क्षण आरव के आसपास का क्षेत्र एक काटने के क्षेत्र जैसा लग रहा था और क्षेत्र के भीतर की कोई भी चीज पाउडर में काट दी जाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही आरव सुबह से दोपहर तक यहाँ खड़ा रहा। एक अदृश्य शक्ति हर समय उसके आसपास के क्षेत्र को ढके रहती थी, जबकि जिस क्षेत्र में वह खड़ा था वह पूरी तरह से गड़बड़ी में था और जमीन पर कई गहरे खांचे छा गए थे।
बैंगनी स्पिरिट तलवार अभी भी उसके ऊपर चक्कर लगा रही थी, जबकि बैंगनी मिंक दूर से उसे टकटकी लगाए देख रहा था और केवल एक अजीब सी चमक ही उसकी आंखों में कभी कभी दिखाई देती थी। ठीक इसी तरह आरव रात तक वहां खड़ा रहा, फिर रात से दिन तक खड़ा रहा। 3 दिन बाद अगर आरव अब उठता तो वह ध्यान देता कि बैंगनी स्पिरिट तलवार अब थोड़ी अलग थी। इस क्षण यह पहले से थोड़ी बड़ी थी, जबकि इसके रंग की तीव्रता बढ़ गई थी। सबसे बड़ा बदलाव इसकी गुणवत्ता में था, क्योंकि बैंगनी स्पिरिट तलवार अब धरती स्तर की एक उच्च श्रेणी की तलवार थी। चौथे दिन की सुबह आरव मुसीबत में था, क्योंकि मानव गूढ़ साधक यहां पहुंचे थे। पहुंचने वाले कुल 4 लोग थे, 3 पुरुष और 1 महिला। वे सभी चांदसफेद वस्त्र पहने हुए थे, जबकि उनके बाएं कंधों पर एक छोटा सा चरित्र खुदा हुआ था। यह ब्राइटन मून संप्रदाय का प्रतीक था। जब इसने इन 4 लोगों को देखा तो बैंगनी मिंक के छोटे पंजे तुरंत एक हल्की बैंगनी चमक के साथ चमके। हालांकि उसने हमला करने की पहल नहीं की और बस उन 4 को घूरता रहा। उन 4 ने आरव को देखा और थोड़ी देर बाद समूह में अकेली महिला ने उस पुरुष से कहा जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, वरिष्ठ भाई चिन्मय, मैं इसे पहचानती हूँ। यह तलवार संप्रदाय का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे आरव कहा जाता है। चिन्मय नामक पुरुष की भौहें ऊपर उठीं जब उसने कहा, वह आरव जिसने एक राजा स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला था। महिला ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अफवाह के अनुसार उसने एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ से लड़ाई की, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। उसने एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ से लड़ाई की। चिन्मय थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, एक राजा स्तर के विशेषज्ञ को मारना सच होना चाहिए, क्योंकि 6 महान शक्तियों के सभी शिष्य एक दायरे को पार करने और अपने विरोधियों को मारने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उसके एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने की अफवाह भरोसेमंद नहीं लगती, क्योंकि मैं भी एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास नहीं रखता। महिला ने सिर हिलाया और कहा, आइए हम उस पर और ध्यान न दें। वरिष्ठ भाई, आइए हम जल्दी से अपनी यात्रा जारी रखें। आदित्य विद्यालय के अद्वय ने एक दिन के लिए बुलावा जारी कर दिया है और अगर हम देर से पहुंचे तो शायद यह बुरा होगा। चिन्मय नहीं बोला और बस बैंगनी स्पिरिट तलवार को देखता रहा जो आरव के ऊपर चक्कर लगा रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में लालच की एक लड़ी कौंधी, इससे पहले कि वह धीमी आवाज में कहा, लगता है वह अभी आगे बढ़ रहा है। जब उसने यह सुना तो महिला की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने कहा, वरिष्ठ भाई, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तलवार संप्रदाय का हमारे ब्राइटन मून संप्रदाय के साथ अच्छा संबंध है। अगर हम इस क्षण उसका फायदा उठाते हैं तो यह निश्चित रूप से हमें तलवार संप्रदाय के साथ दुश्मन बना देगा। हालांकि हमारा ब्राइटन मून संप्रदाय तलवार संप्रदाय से नहीं डरता, लेकिन वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। किनारे पर मौजूद अन्य पुरुषों में से एक ने कहा, कनिष्ठ बहन लावण्या सही कह रही है। हमारे ब्राइटन मून संप्रदाय ने कई अवसरों पर अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तलवार संप्रदाय के साथ हाथ मिलाया है। जब वह आगे बढ़ रहा हो तो हमें वास्तव में उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके बजाय हमें जल्द से जल्द वरिष्ठ भाई चिन्मय के साथ एकजुट होना चाहिए और फिर क्लाउडफॉल खाई में अन्य सभी मानव गूढ़ साधकों के साथ इकट्ठा होना चाहिए। चिन्मय ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सब उस तलवार को देख रहे हो? कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर रहा है, फिर भी यह हवा में अपने आप चक्कर लगाने में सक्षम है। यह दर्शाता है कि इसमें एक तलवार स्पिरिट है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसकी गुणवत्ता धरती स्तर के निम्न श्रेणी से कम नहीं है और यह मध्य श्रेणी की धरती स्तर की तलवार भी हो सकती है।
इसके अलावा अपनी ताकत के साथ उसने निश्चित रूप से बड़ी संख्या में राजा स्तर के डार्क बिस्टों को मार डाला होगा। मैं ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहता। जब उन्होंने चिन्मय को सुना तो उसके पीछे के अन्य तीनों ने आरव के ऊपर चक्कर लगाने वाली तलवार को देखा। लावण्या को छोड़कर अन्य दो पुरुषों की आंखों में लालच की चमक दिखाई दी। लावण्या ने आह भरी और फिर उसने कहा, तलवार संप्रदाय के शिष्यों की संख्या जिन्होंने आरोहण रैंकिंग्स में भाग लिया है वह हमारे ब्राइटन मून संप्रदाय से कहीं अधिक है। अगर हम आज उस पर कार्रवाई करते हैं तो हम निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों को नाराज कर देंगे। उस समय ठीक इसी क्षण चिन्मय ने अचानक लावण्या को बीच में रोक दिया और कहा, अगर तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य यहाँ मौजूद होते तो हम स्वाभाविक रूप से उस पर कार्रवाई नहीं करते। हालांकि तुमने भी ध्यान दिया है कि वह अब अकेला है। इसके अलावा वह एक सफलता के बीच में भी है। अगर हम चारों अभी प्रहार करते हैं तो हम उसे एक ही प्रहार में मारने में सक्षम होंगे। लावण्या आगे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके किनारे मौजूद पुरुषों में से एक ने अचानक कहा, वरिष्ठ भाई चिन्मय सही कह रहे हैं। यह एक अवसर है और हम इसे फिसलने नहीं दे सकते। वह एक धरती स्तर की तलवार है। हमारे ब्राइटन मून संप्रदाय के पास भी धरती स्तर के इतने खजाने नहीं हैं। चिन्मय ने यह सुनकर सिर हिलाया और फिर उसने लावण्या पर और ध्यान नहीं दिया और कहा, आइए हम सब मिलकर कार्रवाई करें और उसे एक ही वार में मारने के लिए संघर्ष करें। याद रखना कि उसे भागने नहीं दिया जा सकता। जैसे ही वह बोला उसने नेतृत्व किया और आरव की ओर चमक उठा और उसी क्षण जब वह चला उसके पीछे के अन्य दो पुरुष जल्दी से उसका पीछा करने के लिए अपनी गति तकनीकों का उपयोग करने लगे। लावण्या थोड़ी झिझकी फिर भी अंत में हमला नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वह दयालु थी और यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। हालांकि वह तलवार संप्रदाय के इस शिष्य के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन तलवार संप्रदाय के एक शिष्य की खातिर अपने ही संप्रदाय के शिष्यों के विरुद्ध कार्रवाई करना उसके लिए और भी असंभव था। ठीक उसी पल जब ब्राइटन मून संप्रदाय के वे तीन शिष्य चले, उनके सामने बैंगनी प्रकाश की तीन लड़ियां अचानक दिखाई दीं और उनके रास्तों को बाधित कर दिया। बैंगनी प्रकाश की इन लड़ियों के अचानक दिखाई देने से उनकी अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई। चिन्मय की प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। जिस क्षण बैंगनी प्रकाश दिखाई दिया उसने जल्दी से अपनी गति तकनीक का उपयोग किया ताकि 10 मीटर से अधिक बाईं ओर जाए और बैंगनी प्रकाश से बच जाए। हालांकि उसके किनारे के अन्य दो शिष्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। बैंगनी प्रकाश उन पर धमाका हुआ और वे मौके पर ही नष्ट हो गए। लावण्या और चिन्मय की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई और फिर पहली बार उन्होंने उस छोटे साथी को घूरा जिसे उन्होंने पहले सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।